माँ जी ये लो आपकी चाय, बाबूजी आपका नाश्ता। हाँ हाँ दे दो, बस अब जिंदगी में रहा ही क्या है। सुबह नाश्ता करो, दोपहर में लंच करो, उसके बाद रात को डिनर करके सो जाओ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह ऐसे नाराज लग रही हो? अरे भला मैं किस बात पर नाराज होंगी, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन लगता है किसी को यहाँ पर मेरे बारे में कुछ पड़ी ही नहीं है। मेरी उम्र भी नहीं दिख रही होगी किसी को। अरे ये लो भाई, सुबह सुबह इनका शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? आप तो बीच में बोलो ही मत। अरे और कब तक हम ऐसे बूढ़े होते रहेंगे? ये उम्र हमारी पोता पोती खिलाने की है। माँ जी अब आप ही बताओ, ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो भगवान जी की देन है, जब वो चाहेंगे तभी हमें मिलेगा। हाँ हाँ, हर बार भगवान के ऊपर ही ठोक दिया करो, तुमने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। अरे बहू, जाओ तुम रसोई संभालो। बाबूजी जा रही हूँ, इस घर के भाग दौड़ भी मैंने संभाली हुई है। वैसे आपके 2 बेटे हैं, अब मुझे संतान नहीं हो रही तो क्या हुआ, अब मेरी देवरानी जी को ले आओ, देवरानी जी आ जाएंगी तो क्या पता इस परिवार को एक संतान, आगे का वंश मिल जाए। ये सुनने के बाद ललिता इस बारे में सोचने लगती है। अरे वाह बहू, तूने बहुत सही कहा। पहली बार जिंदगी में मुझे तेरी कोई बात अच्छी लगी है। मैं भी यही सोच रही थी क्यों ना छोटे वाले बेटे की ही शादी करवा दूं। जो काम तूने नहीं किया कम से कम वो तो कर ही देगी, यानी कि इस घर में कोई पोता पोती तो आ ही जाएगा। ललिता खुशी के साथ अपनी बड़ी बहू को ताना भी दे देती है, लेकिन विशाखा को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बहुत अच्छे दिल की थी और वह सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ललिता अपने छोटे बेटे को फोन करती है जो शहर में रह रहा था। बेटा, तुम्हारी उम्र हो गई अब शादी की, बहुत कर लिया तुमने काम। गांव लौट आओ, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ चुकी हूँ। बस अब मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। अपनी माँ के बहुत ज्यादा कहने पर मयंक शहर से वापस गांव आ जाता है, जहां ललिता एक गरीब लड़की को देखकर उसकी शादी करवा देती है। शुरू में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। दोनों देवरानी जेठानी घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती थी और एक साथ बहनों की तरह रहने लगते हैं। तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, तुम्हारे हाथ में अच्छा स्वाद है। थैंक यू दीदी, बस आपकी वजह से मैं इस घर में अच्छे से रह पा रही हूँ, क्योंकि आप बड़ी बहन की तरह हर चीज में मेरा साथ देती हो। चिंता मत करो, हम ऐसे ही छोटी बड़ी बहन बनकर इस घर में रहेंगे और खुशी से रहेंगे। ये सुनकर काजल मुस्कुराती है, तभी अचानक से उसका मन कच्चा कच्चा होने लगता है और उसे उल्टी आने लगती है। अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, तुम उल्टियां क्यों कर रही हो? पता नहीं दीदी, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही। तभी ललिता आती है और काजल की नजर उतारते हुए कहती है, अरे अरे, नजर न लग जाए मेरी छोटी बहू को, ये तो माँ बनने वाली है। अब इस घर के अंदर मेरा पोता पोती जरूर आएंगे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मुबारक हो माँ जी, अब दादी माँ बनने वाली हो। ललिता काजल को बहुत प्यार से गले से लगाती है। अरे अरे, तू तो मेरी प्यारी वाली बहू है। बस अब तो मुझे एक पोता या फिर पोती दे दियो। इस दिन का पता नहीं मैंने कब से इंतजार किया, आखिरकार मुझे वो खुशी मिल ही गई। अरे जाओ विशाखा, मिठाई मंगवाओ और पूरे गांव में बंटवाओ। ठीक है माँ जी, बंटवा देती हूँ। इतना कहकर विशाखा अपने मन में सोचने लगती है, माँ जी ने पहले मेरे लिए इतना कभी नहीं सोचा जितना देवरानी जी के लिए सोच रही हैं। विशाखा मिठाई खरीद कर घर घर जाती है और बांट कर आती है। हर घर से उसे यही सुनने को मिलता है, अरे तुम तो घर की बड़ी बहू हो, ये खुशी पहले तुम्हें देनी चाहिए थी। पर चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भगवान तुम्हारी भी झोली जरूर भरेगा, तुम निराश मत होना। नहीं माँ जी, मैं निराश नहीं हूँ, ये लीजिए मिठाई खाइए। इतना कहकर विशाखा दूसरे घर में जाने वाली होती है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अब क्या करूं, एक काम करती हूँ, घर ही चली जाती हूँ, नहीं तो बारिश में भीग जाऊंगी। विशाखा जब घर आती है तो उसके साथ उसकी देवरानी को उसके कमरे में बहुत प्यार से ले जाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। छोटी बहू, आज से तुम बस आराम करना, घर के सारे काम तो विशाखा ही देख लेगी। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, कोई भारी भरकम काम नहीं करना है, इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है माँ जी, मैं कम काम करूंगी। ये सब विशाखा दरवाजे के पास खड़ी हुई सुन रही होती है। जैसे ही काजल उसे देखती है तो वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। दीदी आप बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। काजल के कहने पर विशाखा अंदर तो आ जाती है और झूठ मूठ की खुशी दिखाने लगती है। असल में तो वह काजल की प्रेगनेंसी से जरा भी खुश नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब विशाखा काजल से घर के काम ज्यादा करवाने लगती है। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज तुम कपड़े धो देना। ठीक है जेठानी जी, मैं कपड़े धो दूंगी। काजल इतना बोल ही रही थी कि तबीयत अचानक से जोर जोर से बारिश हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। जेठानी जी अब मैं कल कपड़े धो लूंगी, अभी तो बारिश हो रही है।
हाँ हाँ, तुम्हें बारिश में तो बहाना मिल गया ना, मुझे तो पता ही था तुम कोई ना कोई बहाना लगा ही लोगी। आज मेरी तबीयत खराब है तो तुम कपड़े नहीं धो रही हो, कल तक मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर माँ जी मुझे ही कह देंगी कपड़े धोने के लिए। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, चलिए ठीक है, मैं कपड़े धो देती हूँ। काजल इतना कहने के बाद सारे कपड़े लेकर बारिश में आंगन में जाकर बैठ जाती है और कपड़े धोना शुरू कर देती है, जिसके बाद विशाखा उस सब के लिए खाना बनाने के लिए भी कह देती है। ठीक है दीदी, मैं खाना बना दूंगी। विशाखा के कहे मुताबिक काजल उसके सारे काम करती है, लेकिन उसके बाद में भी विशाखा को सब्र नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विशाखा अपने आप से कहती है, बहुत हुआ, जब मैं माँ नहीं बन सकती तो मेरी देवरानी माँ कैसे बन सकती है। मैं इसे माँ बनने नहीं दूंगी। मैं इसे इतना काम करवाऊंगी, इतना काम करवाऊंगी कि इसका बच्चा अपने आप ही गिर जाएगा। इधर विशाखा काजल के लिए अपने मन में नफरत घोल रही होती है, उधर काजल अपने मन ही मन सोचती है, ये बच्चा सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरी जेठानी जी का भी है। जितना हक मेरा होगा उससे ज्यादा मैं इस पर मेरी जेठानी का हक रखूंगी। उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ, उनके लिए तो यही उनकी संतान होगी। मैं जानती हूँ मेरी जेठानी मेरे बच्चे को बहुत प्यार करेंगी, मुझसे भी ज्यादा करेंगी। काजल ये सब अपने आप से कह रही थी और उसकी सास ये सब दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है। तुम बहुत अच्छी हो, सच में तुम्हारा दिल कोहिनूर के हीरे जैसा है, वरना कोई माँ अपने पहले बच्चे को किसी का नाम देना नहीं चाहती। माँ जी, माँ बनने का सुख क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, और इस सुख को पाने के लिए जेठानी जी को कितना समय लग गया, वह इस सुख के लिए कितना तरस रही हैं, इसे मैं समझ सकती हूँ। काजल के ये कहने पर ललिता बहुत खुश होती है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि उसने अपनी बड़ी बहू को कई चीजों में बहुत से ताने दिए जो कि उसे नहीं देने चाहिए थे। उस दिन से ललिता विशाखा के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगती है, लेकिन विशाखा किसी भी तरह काजल के बच्चे को गिराने पर तुली हुई थी। इसलिए वह एक दिन रसोई में जाती है और दूध उबालकर उसके अंदर अबॉर्शन वाली दवाई मिलाने लगती है। आज तो मेरी देवरानी का बच्चा रहेगा ही नहीं, ना मैं माँ बनूंगी ना मेरी देवरानी माँ बनेगी। विशाखा दवाई मिलाते वक्त अबॉर्शन वाला रैपर वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद वह उस दूध को अपनी देवरानी को देने के लिए जाती है। ये लीजिए देवरानी जी, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ, इसे पी लो, इससे बच्चा स्वस्थ होगा और इसमें केसर भी है। जेठानी जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, भगवान आप जैसी जेठानी हर किसी को दे। जैसे ही काजल वह दूध पीने जा रही होती है, अचानक से उसकी सास आती है और उसे दूध के ग्लास में हाथ मार देती है, जिसकी वजह से सारा दूध जमीन पर बिखर जाता है। माँ जी, आपने ये क्या किया? विशाखा घबरा जाती है क्योंकि वह अपनी सास के हाथ में अबॉर्शन वाला पेपर देख लेती है। इतने में गुस्से में ललिता कहती है, इस दूध में अबॉर्शन की दवाई मिली हुई थी, अगर मैं सही समय पर आकर इसे ना फेंकती तो शायद तुम्हारे बच्चे को आज कुछ भी हो जाता। तो बताओ विशाखा, तुमने ऐसा क्यों किया? विशाखा फूट फूट कर रोने लगती है। इस समय बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। माँ जी, मुझे जलन होने लगी थी कि मैं तो माँ नहीं बनी, फिर मेरी देवरानी माँ कैसे बन सकती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे जिससे तुझे नफरत हो रही है वो तो खुद अपना बच्चा तुझे सौंपने वाली थी, ताकि तुझे कभी ऐसा एहसास ना हो कि तू किसी की माँ नहीं है। कम से कम अपनी जलन के कारण इस बच्चे का तो ख्याल रखती। विशाखा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह काजल से माफी मांगने वाली थी कि इतने में काजल को लेबर पेन शुरू हो जाता है। आई माँ जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, माँ जी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। काजल की यह हालत देखकर विशाखा और ललिता दोनों घबरा जाती हैं, जिसके बाद विशाखा फौरन बाहर जाती है। बारिश के चलते उसे कोई साधन नजर नहीं आता। वह आसपास की जगह पर नजर मार कर देखती है। उसे एक रेड़ी नजर आती है और वो उसे लेकर आती है। माँ जी, जल्दी से काजल को लेकर चलिए, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। विशाखा की आवाज लगाने पर ललिता काजल को लेकर आती है, जिसके बाद दोनों सहारा लगाकर काजल को रेड़ी पर लिटा देते हैं। विशाखा पूरी मेहनत लगाकर रेड़ी के द्वारा बारिश में भीगते हुए काजल को अस्पताल पहुंचाती है, जहां उसकी हालत देखते ही डॉक्टर उसे ओपीडी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद ओटी से बच्चे के रोने की आवाज आती है। मुबारक हो, आपकी बहू को लड़का हुआ है। यह सुनकर ललिता बहुत खुश होती है। ललिता और विशाखा बच्चों को देखने के लिए काजल के पास जाते हैं। जैसे ही ललिता अपने पोते को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो काजल कहती है, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को पहले जेठानी जी अपनी गोद में ले। ये कहकर काजल अपनी जेठानी का मान सम्मान बढ़ा देती है। मैं कितनी अत्याचारी जेठानी रही, लेकिन फिर भी तुमने मेरा मान रखा और अपने बच्चों को सबसे पहले मेरी गोदी में दिया। मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। काजल विशाखा को माफ कर देती है और अब दोनों मिलकर उस बच्चे की बहुत अच्छे से देखरेख करते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।